नमस्कार, इतना स्वदेश पे आपका स्वागत है। खास शो राष्ट्रवादी पोर्टफोलियो में। आज इस शो में हम खास तौर पे बात करेंगे भारत के उस ग्रोथ स्टोरी की जिसकी वजह से हमने देखा कि चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, तमाम सेक्टर्स में लगातार जो है परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और उसका असर ये हुआ है कि इस सेक्टर से जुड़े तमाम शेयरों में एक शानदार मजबूती देखने को मिली है। इसीलिए इस शो का, चूँकि ये तमाम कंपनियाँ वो हैं जो सरकारी हैं, तो इसीलिए शो को हमने राष्ट्रवादी पोर्टफोलियो के तौर पर नाम दिया है। और इन तमाम शेयरों पे अगले आधे घंटे में दो जानकारों से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मौका अभी भी इन शेयरों में खरीदारी करने का है या आप मौका चूक गए हैं। अगर आपके पास मौका शेयर में है पोर्टफोलियो में तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो इसीलिए अगले आधे घंटे तक खास तौर पर ईटी नाउ स्वदेश पर यह शो देखिए, राष्ट्रवादी पोर्टफोलियो। और इस शो में चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गौरांग साहब जुड़ चुके हैं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से, और गिरीश सोरानी जी जुड़े हैं स्वास्तिका से। गौरांग सर, शुक्रिया आपका इतना स्वदेश को समय देने के लिए। जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, राष्ट्रवादी पोर्टफोलियो। राष्ट्रवाद शब्द ऐसा है जिस पे अक्सर जब भी आपकी बात होती है आप जोर शोर से अपनी बातें रखते हैं, तो इसलिए आज अपने शो में जुड़े हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। क्योंकि आज जब राष्ट्रवादी शेयरों की बात की जाएगी तो कई ऐसे शेयर होंगे और कई ऐसी आपकी तरफ से बातें होंगी जो बेहद दिलचस्प होगी। और शुरुआत इसी क्रम में जो है, शुरुआत जिस शेयर से करूंगा वो मझगांव डॉक है। ये एक ऐसा शेयर है गौरांग सर कि पिछले देखिए कुछ महीनों में शेयर ने एक शानदार रिटर्न दिया है। 145% का ईयर टू डेट इस साल का रिटर्न है शेयर का। और कंपनी जो है नेवी सेगमेंट से जुड़ी हुई है, नेवी के लिए शिप बनाती है। लगातार एक शानदार तेजी देखने को मिली है। इस पूरे सेक्टर को, खासतौर पर मझगांव डॉक को आप कैसे देखते हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो शुरुआत करने से पहले एक चीज आपके माध्यम के द्वारा आपके दर्शकों को मैं बताना ये चाहूंगा कि अगर आप सुरक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस को ध्यान में रखते हुए निवेश करते हैं किसी भी कंपनी में, तो आपके जो निवेश की समय सीमा है वो कम से कम 3 साल 5 साल होनी चाहिए, क्योंकि इतना समय लगता है किसी भी डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियों को पहले तो ऑर्डर लेने के लिए, उसके बाद ऑर्डर का एक प्रोटोटाइप बना के लिए, एग्जिबिट करने के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं इसके, और टेस्ट पास करने के बाद ये मास स्केल प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और मेरा अगर अनुमान सही तो आज से 3 या 4 साल पहले भारत सरकार ने एफडीआई इन डिफेंस और मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में प्रोत्साहन दिया था और बहुत सारी रियायतें दी थी। अब इसके जो नीतियों में बदलाव हुआ उसके फलस्वरूप ये है कि आज आप देखिए पिछले साल 1.5 साल में डिफेंस सेक्टर की कंपनियों ने किस तरीके से बेहतर तरीके से रुझान दिया है, और वो इसलिए कि उनके ऑर्डर बुक बहुत सक्षम तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और उनके पास अनुभव है और टेक्नोलॉजी है इन ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आप इतना ध्यान रखें कि 3 से 5 साल की समय सीमा रखें। जो प्रश्न आपका मझगांव डॉक के ऊपर था, तो मेरे ख्याल से आज से 2 या 3 साल पहले इसका आईपीओ आया था, तब मैंने आईपीओ नोट के द्वारा आईपीओ में निवेश की राय दी थी। और आज जिस स्तर पर यह खड़ा है, ऑर्डर बुक के बलबूते के ऊपर जो नतीजे आए, आंकड़े आए, उसके ऊपर हमें लग रहा है कि कंपनी आज भी सक्षम है। केवल एक ही है कि ये थोड़ा बहुत चल चुका है पिछले कुछ महीनों में, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखें आप। ये शेयर चूंकि बहुत चल चुका है तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन भरोसा जो है गौरांग सर को है। लेकिन एक शेयर और डिफेंस से जुड़ा हुआ है गौरांग सर, जो चला ही नहीं है, कह सकते हैं कि कैसे। हालांकि अगर एफडी से मुकाबला करें, एफडी में तो साल भर में 6 से लेकर 8% रिटर्न मिला है, लेकिन ये शेयर जो है करीब 26% चला है इस साल। मैं बीईएल की बात कर रहा हूँ। कंपनी पे अच्छी बात यह है कि कोई कर्ज नहीं है, डिफेंस सेक्टर से बहुत मजबूत ऑर्डर बुक है शेयर का। ये शेयर चूंकि चला नहीं है बहुत ज़्यादा, तो क्या आप बीईएल पे ज़्यादा भरोसा करेंगे मझगांव डॉक के मुकाबले? देखिए, आप हमें बहुत ही परिस्थिति ऐसी है कि इसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि हमारी खरीदारी की राय बीईएल पर भी है। और हमें तो लग रहा है कि अगर आप एक डिफेंस से जुड़ा हुआ पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको हर एक सक्षम कंपनियों के ऊपर ध्यान में रख के आपको पसंदगी करनी चाहिए। फिर आप ये देखेंगे कि ये कितना चला या कितना नहीं चला है, ये मेरे ख्याल से समझदारी वाली बात नहीं होगी,
क्योंकि बीएलबी उतनी ही मजबूत कंपनी है। रडार सिस्टम्स ले लीजिए आप, सरफेस टू एयर मिसाइल के इंटरप्रेट करने की सिस्टम्स ले लीजिए, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी वॉरफेयर जो होता है वो ले लीजिए, सभी मापदंड पर यह कंपनी काफी मजबूत और आंकड़ों को लेकर के एक अच्छा रुझान लेकर के आई है। बीएल पर हमारी खरीदारी की है। असमंजस परिस्थिति इसलिए भी है कि हम इस वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के नतीजों के दौर में चल रहे हैं। इसका आगाज कर दिया था टीसीएस ने 12 जुलाई से, तो नतीजे के ऊपर हमारा ध्यान होगा और ऑर्डर बुक मैनेजमेंट की क्या टिप्पणी आती है उस पर ज्यादा ध्यान होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है तो आप शिपिंग से लेकर के डिफेंस आर्टिलरी से लेकर के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बनाती है, फिर मिसाइल सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स वगैरह जितनी भी कंपनियां हैं, ये सब पर आपको ध्यान देना चाहिए। और पे बीएल पे मोहर लगते हुए गौरांग साहब की यही खासियत है कि जब नहीं बताते तो नहीं बताते, लेकिन जब बताना शुरू करते तो कई सारे शेयर बताते। आज उन्होंने यही किया, मझगांव डॉक की भी बात कर ली, बीएल की बात करी, एचएल के बारे में उन्होंने राय दे दी अपनी। तो ये राय आते हुए गौरांग साहब की तरफ से, आपकी तरफ से गिरीश जी क्या राय होगी मझगांव डॉक और बीईएल पे? देखिए, मैं गौरांग जी की बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ कि डिफेंस के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत लेंदी होती है, इनके प्रोटोटाइप्स, इनका डेवलपमेंट, और जो रेवेन्यू हम देखते हैं जिसकी वजह से हम शेयर के भाव को ऊपर नीचे के लेवल्स पे देखते हैं, वो फाइनली कहीं ना कहीं वो रिटर्न्स के बेसिस पर ही आता है कि कितना रिटर्न कंपनी ने दिया है। तो बीईएल के ऊपर तो हम भी बहुत बुलिश हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपके शो में आकर बीईएल ऑलरेडी सजेस्ट करा था 105 110 रुपए के रेंज पर भी। एंड बीएल की बहुत सारी, अगर देखी जाए ऑर्डर बुक्स, तो ऑब्वियसली ये सबको ही पता है कि बीएल के ऑर्डर बुक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हैं। इनके डिफेंस प्रपोजिशंस में ऑलरेडी ये काफी अच्छा काम करते हैं। साथ में अभी इनका जो नया नॉन डिफेंस एग्रीमेंट है या उनके ऊपर कंपनी ने जो कैपेक्स प्लानिंग करी है, उसकी वजह से भी ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो इसलिए बीएल के लिए तो हम डेफिनेटली बुलिश रहेंगे। अगर मैं दोनों स्टॉक्स में कैलकुलेट करूं तो पोर्टफोलियो में मुझे बीएल ज्यादा बेटर दिखाई देता है। तो मझगांव डॉक और बीएल पे मौजूदा स्तर पे जो है ज़्यादा पसंद जो है बीएल आता हुआ दिख रहा है। अब डिफेंस के बाद बात करते हैं एक और सेक्टर की जो भारत में कह सकते हैं कि पूरे देश में उजाला फैला रहा है, वो है पावर सेक्टर। और कहते हैं कि पावर अगर ऑन होगा तो पोर्टफोलियो में देखते हैं इन शेयरों से कितना पावर मिलेगा। पीएफसी और आईसी की बात मैं कर रहा हूँ गौरांग सर, जिस तरीके से सरकार जो है अपनी योजना काफ़ी आगे के लिए महत्वाकांक्षी रखी है कि वो 98,000 करोड़ जो है पावर सेक्टर में खर्च करेगी वित्तीय वर्ष 2030 तक के लिए, तो क्या इसका फायदा पीएफसी जैसे स्टॉक्स को कितना होता हुआ दिखेगा? और आरईसी देखिए, यहाँ भी हमने देखा है कि इस साल एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। तो दोनों पावर स्टॉक्स पीएफसी और आरईसी दोनों सरकारी, क्या राय होगी आपकी? साथ अगर आपकी अनुमति है तो मैं ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों को भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि अगर हमारी ये धारणा है, अगर हमारी ये धारणा है कि भारत नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगा, तो वो ऐसे नहीं बन जाएगा। आपको सर्विस सेक्टर का योगदान देना होगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान देना होगा। सर्विसेज सेक्टर में मिसाल के तौर पर बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसका सहारा लेना पड़ेगा। ऊर्जा इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे विदेशी कंपनियां हमारे देश में आती जाएगी, जैसे जैसे हमारे देश में स्थापित कंपनियां विस्तार योजनाएं करेगी, तो उनको जरूरत पड़ेगी ऊर्जा की। और ऊर्जा का अगर उत्पादन हम नहीं बढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये एक बाधा खड़ी कर देता है हमारे उस लक्ष्य के लिए, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो आरईसी और पीएफसी पर एक समय पर हमारी कवरेज थी, फिलहाल हमारी कवरेज नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया, ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी, और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आने वाले 3 से 5 साल में भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 360 गीगावाट से ज्यादा नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगाने की। और ये जो नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता होगी वो सूर्य किरण यानी कि सोलार से होगी और वायु से होगी यानी कि विंड एनर्जी से। कन्वेंशनल हाइड्रो से तो होगी, लेकिन ये हमारे देश में इतनी बड़ी क्षमता आ सकती है वायु और सूर्य किरण से लेकर के ऊर्जा उत्पादन में, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, और काफी कंपनियों ने इसका पहल किया है। अब ऊर्जा उत्पादन में अगर आप हमें पूछते हैं तो हमारे ध्यान में है टाटा पावर जैसी कंपनियां, टोरेंट पावर जैसी कंपनियां, एनटीपीसी जैसी कंपनियां हैं, सीएससी जैसी कंपनियां हैं जो जुड़ी हुई हैं ऊर्जा उत्पादन में। तो मेरे ख्याल से अगर आप ऊर्जा वितरीकरण से पर ध्यान देते हैं तो आपको ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये कंपनियां जो नई ऊर्जा उत्पादन करेगी। तो पीएफसी और आरसी के अलावा दो और स्टॉक्स जो उनको पसंद आते हुए दिख रहा है, हालांकि वो कह सकते हैं पोर्टफोलियो में पैसा मुनाफा बनना चाहिए, टोरेंट पावर और टाटा पावर की वो बात कर रहे हैं। आपकी तरफ से गिरीश जी क्या राय होगी, खासतौर पे पीएफसी और आरसी की बात करें तो?
पीएफसी और आईसी दोनों कंपनीज पोर्टफोलियो के लिए बहुत बेटर साउंड कर जाती हैं, क्योंकि दोनों का डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की जब भी बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है डिविडेंड यील्ड का। अगर हम रिटर्न्स के कैलकुलेशन में बात करें तो डिविडेंड यील्ड दोनों का ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। 7% 8% का डिविडेंड यील्ड ये दोनों कंपनीज कैरी करती हैं। बाकी अगर कंपनीज के एक्सपांशन की, कंपनीज के ग्रोथ की बात करें तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पावर सेगमेंट्स में हमको उनके एक्सपांशन प्रोपोजिशंस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो दोनों कंपनीज ने अपने एक्सपांशन प्रोपोजिशंस बहुत क्लियरली डिफाइन कर रखे हैं, इनके मैनेजमेंट कमेंट्री दोनों में ही है। और ऑलरेडी ये काफी हाई रेंज पे चल रहे हैं कि नवदा जैसे इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, मेट्रो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर भी पावर प्रोपोजिशंस के ऊपर फोकस करके ही ये लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए दोनों कंपनीज बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज काउंट होती है। बट अगर दोनों में से कोई एक चॉइस करी जाए तो मेरे लिए आरईसी ज्यादा बेटर काउंट होगी। उसका रीजन बिहाइंड ये है कि इनके जो ऑलरेडी ऑर्डर बुक्स प्रपोजिशन चल रहे हैं, एक्सेलेंट लेंडिंग बुक है इनके पास में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, मेट्रो, रिफाइनरीज, काफी प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये लोन प्रपोजिशंस करते हैं। और इनका जो टारगेट आया है वो 2.5 ट्रिलियन लोन बुक का है, जो सिर्फ एनर्जी प्रपोजिशंस पर फोकस करते हुए 2030 का रखा है। इस सेंस में मुझे 190 का एक लक्ष्य दिखाई देता है। अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैरी करता है तो ये लक्ष्य कैरी इजीली करा जा सकता है। तो पीएफसी आरईसी में से दोनों शेयर में से गिरीश सोडानी जी को जो है आरईसी पसंद है, इसमें आपको 190 रुपये का लक्ष्य रखना होगा, 3 महीने का नज़रिया है इस शेयर पे। एक और स्टॉक्स देखिए गौरांग सर, इंजीनियर्स इंडिया, इस साल हमने देखा खासतौर पर शेयर में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला। कह सकते हैं कि सरकारी कंपनी जिसमें करीब 65% का रिटर्न देखने को मिला है। कंपनी के साथ अच्छी बात यह है कि ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और जिस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला, सरकार जिस तरह से खर्च बढ़ा रही है, क्या आपको लगता है कि इंजीनियर्स इंडिया में और यहाँ से अच्छी मजबूती देखी जा सकती है या इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? तो हमारी राय अक्यूमुलेट की है। इसका मतलब ये होता है कि धीरे धीरे करके आप अपना निवेश बढ़ाएं, अक्यूमुलेट। इंजीनियर्स इंडिया मेरे ख्याल से 51% के आसपास से की हिस्सेदारी सरकार की है। और अच्छी बात यह है कि ये कंपनी 4 अलग अलग कारोबार पर ध्यान देती है और चारों कारोबार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से योगदान इसके इनके बैलेंस शीट पर आता है। आने वाले समय में जो सरकार की तरफ से ग्रीन हाइड्रोजन की बात की गई थी, उसमें इस कंपनी का मेरे ख्याल से बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ढांचा कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का, वो ये कंपनी खड़ा करती है। और जो लक्ष्य रखा है, जो अलोकेट किया है राशि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के, उसको अगर मैं ध्यान में रखता हूं तो, और जिस तरीके से रिलायंस जैसी कंपनियां, एलएनटी जैसी कंपनियां काम के बारे में बोल रही हैं ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को लेकर के, मुझे लग रहा है कि इसका भविष्य काफी उज्जवल है। अक्यूमुलेट करने की हमारी राय है इंजीनियर्स इंडिया। तो इंजीनियर्स इंडिया में भर गिरावट में जब भी मौका मिले थोड़ा थोड़ा शेयर को खरीदते चलिए। गौरांग सर की इस पर राय जो है खरीदारी करने की सीधे तौर पर आ रही है। गिरीश जी, इंजीनियर्स इंडिया को लेकर आपकी क्या राय है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ गोदाम जी से। ग्रीन एनर्जीज को लेके वैसे भी अगर हम एक हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बात करें तो ये कुमुलेटिव इजीली अप्रोचेबल थॉट रहता है। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस प्लान कर रही है वो 23% से लेकर 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कर रही है। और 5 साल का जो प्रोजेक्शन है ऑलमोस्ट 22 से 25% का रेंज आ गया है। तो अगर एक्यूमुलेट करना है तो डेफिनेटली इसको स्लोली एक्यूमुलेट करा जा सकता है। एक बहुत आइडियल स्टक आ जाएगा जो हमारे पोर्टफोलियो के लिए बेटर साउंड करेगा। करने के सलाह गौरांग सर और गिरीश सर दोनों ने ये कहा कि इस शेयर को खरीदारी करके चलिए, यहाँ से मजबूती और आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अब कुछ रिफाइनरी स्टॉक्स की बात करते हैं। चेन्नई पेट्रो देखिए इस साल इसमें एक शानदार रिटर्न देखने को मिला। जिस तरह से हमने देखा कि क्रूड में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, उसका फायदा इन तमाम कंपनियों को मिला। चेन्नई पेट्रो हो चाहे एमआरपीएल हो, इन दोनों में इस साल चेन्नई पेट्रो में करीब 74% का और एमआरपीएल में करीब 64% का रिटर्न मिलता हुआ दिखा। क्या राय होगी चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल पे आपकी गौरांग सर? तो एमआरपीए पर बुनियादी दर के आधार पर हमारी रिसर्च रिकमेंडेशन है और चेन्नई पेट्रो पर अनफॉर्चुनेटली है नहीं, इसलिए जो अनुशासन है उसके मुताबिक काम करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ये धारणा लगाते हैं कि कच्चा तेल अब यहाँ से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा और एक सीमित दायरे में रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जहां से ओपेक प्लस ने जब 1 मई को 5 लाख बैरल प्रतिदिन जो उत्पादन होता है उसमें कटौती की थी, उसके बाद हमने थोड़ा ऊपर की तरफ के दायरा देखा, अब एक दायरे में घूम रहा है। आने वाले कुछ समय में अगर फिर से ओपेक प्लस देश जो है जो कच्चा तेल उत्पादन करते हैं, अगर उत्पादन में कुछ कमी की गई तो छोटी या मध्यम अवधि के लिए एक उछाल आ सकता है, एक उबाल आ सकता है कच्चे तेल में। लेकिन जिस प्रकार से हमारी रशिया के साथ जो नीतियां हैं बायलैटरल ट्रेड की,
उसके तहत हमें डिस्काउंटेड भाव में कच्चा तेल मिल रहा है, नेचुरल गैस आ रहा है। इसका फायदा रिफाइनिंग कंपनीज को बिल्कुल मिल सकता है। हालांकि ये कहना चाहूंगा कि चेन्नई पेट्रो पिछले कुछ महीनों में काफी चल चुका है, लेकिन एमआरपीएल पर हमारी राय है बुनियादी तर्क के आधार पर। तो चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल में जो है एमआरपीएल जो है पसंद आ रहा है गौरांग सर की तरफ से कि यहाँ मजबूती देखने को मिल सकती है। आपकी तरफ से गिरीश क्यों किस पे राय होगी, चेन्नई पेट्रो एमआरपीएल दोनों पसंद या दोनों में से कोई एक पसंद? कंपनीज मेरे लिए काफी पॉजिटिव होती हैं, बट मेजरली मैं अभी चेन्नई पेट्रो के ऊपर ज्यादा एक ऑब्जर्वेशन का ज्यादा, क्योंकि इनके जो डिविडेंड, जैसे कि मैं खुद ही बोलता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को भी पुट करना रहता है तो डिविडेंड यील्ड ऑब्वियसली बहुत बड़ी काउंट करती है, और 10% का एक डिविडेंड यील्ड है, अच्छे क्वार्टर्स नंबर्स भी आते हैं, और जिस तरीके का इनका एक्सपांशन प्लान आया है वो भी काफी अच्छा है। 1,80,000 का बैरल रिफाइनरी का इन लोगों को एक प्लांट सेटअप करना है तमिलनाडु के अंदर, जो ऑलरेडी ये काफी लंबे प्रोसेस के अंदर आ गए हैं, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन पे बात करते हैं तो जिस तरीके का डेवलपमेंट अगर कंपनी कर रही है उसके ऊपर हम एक एक्सपांशन प्लान पे फोकस करते हैं। तो रशियन ऑयल्स को लेके चेन्नई पेट्रोल जो इंडियन ऑयल की, क्योंकि एक सब्सिडी हो गई है बेसिकली, तो ऑपरेट में इनका काफी अच्छा डेवलपमेंट प्रपोजिशन है। मनाली रिफाइनरीज को देख ले, तमिलनाडु स्टेट की जो रिफाइनरीज आ रही है नई इनकी, उसको देख ले, उस सेंस में चेन्नई पेट्रो हमारे लिए थोड़ा सा फोकसेबल रहेगा। यहाँ से 530 से 550 का एक टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो एक रेंज के लिए होना चाहिए किसी के पास में। तो चेन्नई पेट्रो गिरीश जी ने खरीदारी करने की सलाह दी है, 530 रुपये का लक्ष्य 3 महीने के लिए, और एमआरपीएल जो है गौरांग सर का पसंदीदा शेयर बनता हुआ दिख रहा है। अब चूंकि आईओसी की बात हुई है तो इस सेक्टर को भी चर्चा करते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, इसमें एचपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स है। एचपीसीएल का रिटर्न देखिए इस साल 29% का आया है, आईओसी का रिटर्न देखिए करीब 26% इस साल देखने को मिला, अच्छे रिटर्न देखने को मिला। समान तौर पे ऐसा रिटर्न इन शेयरों में कम देखने को मिलता है, धीमी रफ्तार से चलते हैं। आईओसी और एचपीसीएल पे गौरांग सर दोनों में से कोई शेयर पसंद है या इस सेक्टर को छोड़ेंगे आप? छोड़ना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन एक उम्मीद काफी लंबे से मैं से बना करके रख रहे हैं। और दिक्कत की बात यह है, कच्चा तेल जब $30 के नीचे था तब भी कुछ नहीं किया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने या एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने। कच्चा तेल जब $125-130 प्रति बैरल गया तब भी कुछ नहीं देखने मिला। सरकार के तरफ से विनिवेश को लेकर के काफी कुछ बातें सुनने मिली, लेकिन वहां पर भी काफी धीमी गति से कामकाज हो रहा है। उदाहरण के तौर पर बीपीसीएल की जो बात करी थी। लेकिन हाँ, एचपीसीएल और बीपीसीएल, माफ कीजिएगा, एचपीसीएल और आईओसी पर राय है हमारी। एचपीसीएल पर खरीदारी की राय है और लक्ष्य करीबन 300 रुपए के आसपास का, और आईओसी के ऊपर होल्ड करने की यानी कि बने रहने की राय है। नतीजे जो इस तिमाही के आएंगे, मुझे लग रहा है कि काफी कुछ सुधार आपको मार्जिन में आते हुआ दिख सकता है एचपीबीपी आईओसी पर, और उसके कारण जो इन्वेंटरीज को लेकर के भी गेन्स हैं वो भी आपको आते हुए दिखेंगे। खाली एक ही चीज है कि जीएसटी के तहत अगर आ जाता है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह, एलपीजी वगैरह, तो मेरे ख्याल से ये मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन वो अभी तक हो नहीं रहा है। बिल्कुल, ये लगातार ये चर्चा होती रही है। हर बार जब जीएसटी की बैठक होती है तो साल में 1-2 बार तो ये चर्चा हो ही जाती है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन हर बार ये खारिज हो जाता है। गिरीश जी, आपकी तरफ से क्या राय होगी एचपीसीएल और आईओसी पे? देखिए, मेरे लिए अगर एचपीसीएल और आईओसी या बीपीसीएल की कैलकुलेशन करी जाए तो मैं हमेशा आईओसी के ऊपर ज्यादा प्रेफरेबल रहता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली स्टॉक या सेक्टर में मैं आईओसी को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। द रीजन में काफी रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम आईओसी की बात करें तो मुझे क्लीन एनर्जी बिजनेस की फोकस दिखाई देती है, जो ऑलरेडी सब्सिडी में इनके प्रोसेस में चल ही रही है। उसके बाद तो इनके अभी नए पाइपलाइंस आए कमिश्नर बेसिस पे कि इन हाइब्रिड पाइपलाइंस के ऊपर ये मार्च तक में काम शुरू कर चुके रहेंगे। तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं, और आईओसी रिसेंटली अभी एक राइट इशू भी प्लान कर रहा है 22,000 करोड़ का। एंड टेस्ला में यूएसए में इन्होंने ऑलरेडी कोलैबोरेशंस करा है प्रॉपर्टी, ये बैटरी सेलिंग को लेकर पेट्रोल पंप्स के ऊपर। तो कहीं पे भी रिजल्ट ओरिएंटेशन में भी अगर देखें तो मुझे आईओसी का रिजल्ट ओरिएंटेशन काफी बेटर साउंड कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट आने ही वाले हैं क्वार्टर्स के। उस सेंस में मैं आईओसी के ऊपर एक दो ऑप्शन देना चाहता हूँ। किसी को भी अगर कैरी करता है तो 130 से 135 का एक टारगेट मेजर कर सकता है अगले 3 से 4 महीने के टाइम फ्रेम। तो आईओसी खरीदारी करने की सलाह 130 रुपये का टारगेट 3 महीने के लिए, जबकि एचपीसीएल खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं गौरांग सर 300 रुपये का इसमें टारगेट वो मान के चल रहे हैं। एक और स्टॉक देखिए जिसकी बहुत चर्चा हुई है, होती रहती है अक्सर, और इसके नाम को लेके जो है ना गौरांग सर अक्सर लोग अलग अलग उच्चारण करते हैं, बीएचईएल, लोग भेल भेल कहते हैं। बीएचईएल पे क्या राय होगी आपकी? एक समय था जब बीएचईएल की तुलना एलएनटी से की जाती थी, जब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग की।
अब इतिहास देखिए आप और मौजूदा परिस्थिति देखिए। L&T कहाँ पर पहुंच गया, जो कि निजी क्षेत्र की कंपनी है, और ये BHEL कहाँ पर रुका हुआ है। लेकिन और ये दिक्कत इसलिए आई थी, ये जो अंतर दिख रहा है L&T और BHEL में, तो L&T को लेकर के ऑर्डर बुक काफी मजबूत, और ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने की जो रन रेट है वो काफी ऊपर है, और बहुत जल्द ऑर्डर बुक को तब्दील करते हैं ये अपने आमदनी में और मुनाफे में। ये बहुत बड़ी बात है। तकलीफ BHEL की ये थी कि इनके पास ऑर्डर बुक तो थी, लेकिन इनकी जो एग्जीक्यूशन यानी कि ऑर्डर बुक को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए इनके पास पर्याप्त या तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, मैन पावर नहीं थी, या तो मशीनरी नहीं थी, इसलिए थोड़ा पिछड़ा हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे करके आसार सुधर रहे हैं, पिछले हमने जो 2 तिमाही के नतीजे देखे उसके लिए। तो BHEL हमारी हाल फिलहाल होल्ड की राय है। जैसे मैंने बताया, नतीजे आ रहे हैं, नतीजों का थोड़ा बहुत चयन करने के बाद हम हमारा लक्ष्य जो है वो ऊपर नीचे घटाएंगे। ये निर्भर करेगा आंकड़े किस तरीके से आते हैं, लेकिन फिलहाल होल्ड की राय है BHEL पर। तो BHEL होल्ड करने की बजाय सीटों पे गौरांग साहब आपने सही में उस नब्ज की बात की है कि कंपनी को तो ऑर्डर हमेशा मिलते रहे हैं, लगातार मिले, लेकिन वो उस ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाती थी जमीन स्तर पर। उसी का असर देखने को मिला कि स्टॉक्स ने लगातार अंडर परफॉर्म किया। लेकिन अगर आपके पास है ये शेयर तो BHEL होल्ड करके चल सकते हैं। गिरीश जी, क्या राय होगी आपको आपकी BHEL को लेकर? सर, गोदान जी तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की ये कंपनी ऐसी है जिसमें प्रॉपरली कोई एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं। अगर हम लास्ट के 3 साल 5 साल या 7 साल की प्लानिंग भी देखें तो एग्जीक्यूशन काफी स्लो था। ऑर्डर बुक्स तो बहुत अच्छी मेंटेन करी इस BHEL के अंदर ने, एंड धीरे धीरे अब जो रेवेन्यू या अगर हम पैट की बात करें तो धीरे धीरे स्लो हो रहा है। 10-12% का एक रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन आ जाती है जो इजिली कैरी भी कर देता है ये स्टॉक। अब इनको ग्रीन BHEL का जो इनिशिएटिव यूनियन गवर्नमेंट ऑलरेडी हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर, हैवी मशीनरीज के अंदर लेके चलने की कोशिश कर रही है, तो अब लेट्स सी, मतलब उसके अंदर जरूर देख सकते हैं कि उसको कैसे रूट करेंगे। बट हाँ, अगर किसी के पास BHEL तो वो उसको होल्ड कर सकता है, क्योंकि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कैरी करती है। बट हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छे आपको एक्सट्रीम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बट होल्ड अगर आपके पोर्टफोलियो में तो होल्ड ही करना चाहिए। राय आते हुए BHEL पे आखिर एक सवाल पे, एक स्टॉक पे और चर्चा करेंगे गौरांग सर। OMDC, उड़ीसा मिनरल कंपनी पे क्या राय होगी? इस शेयर ने तो अच्छा रिटर्न दिया है इस साल भी, और आपको लगता है कि शेयर जिसके पोर्टफोलियो में करीब 50% रिटर्न इस साल इस शेयर ने दे दिया अब तक, अगर किसी के पोर्टफोलियो में है तो शेयर को होल्ड करना चाहिए, किसी को नई खरीदारी करनी चाहिए, तो क्या उसको करना चाहिए क्या OMDC? देखिए, जो नियम है उसके तहत सीधे सीधे हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई कवरेज है नहीं। लेकिन ये कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है। बैलेंस शीट गौरांग से एक चीज कहना बिल्कुल चाहूंगा, कई बातें जो है ना आप इशारों में कह देते हैं, तो इशारों में बता दीजिए। मैं वहीं पर आ रहा था। तो बैलेंस शीट काफी मजबूत है, और जिस प्रकार से इनका कामकाज है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि आगे का भविष्य आंकड़ों के आधार पर काफी बेहतर हो सकता है। खाली एक ही है, क्योंकि सीधे सीधे टिप्पणी नहीं कर सकता। बैलेंस शीट अच्छी है और कंपनी अच्छी है। मुश्किल को आसान करते हैं, गिरीश सर से मदद लेते हैं। गिरीश सर, OMDC पे क्या राय होगी? इन्होंने इशारे में तो बहुत कुछ कह दिया सर ने। OMDC पे एग्जैक्टली मैं इस स्टॉक को बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं करता, तो डायरेक्टली तो मैं भी कुछ टिप्पणी बहुत ज्यादा इसमें कर नहीं पाऊंगा। बट हाँ, कंपनी के फंडामेंटल्स अगर ओवरऑल ऐसे देखे जाए तो स्ट्रॉन्ग ही है। बाकी किसी का पोर्टफोलियोज के ऊपर राय देना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ऐसे स्टॉक के ऊपर। 50% रिटर्न मिला है, और गौरांग सर ने इशारों में ये कहा कि बैलेंस शीट कंपनी की काफ़ी अच्छी है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, बाकी आप खुद समझ सकते हैं कि उनकी क्या राय है। गौरांग साहब, हमने कई सेक्टर्स की बात की है, कह सकते हैं कि हमने माइनिंग की भी बात की, हमने पेट्रोलियम कंपनियों की बात की, सरकारी खासतौर पे हमने डिफेंस की बात की, कंस्ट्रक्शन की बात की, इंजीनियरिंग की बात की। जितने स्टॉक्स मैंने चर्चा की है उसमें से अगर आपसे कहा जाए कि आपके टॉप 3 पिक्स, कई बार दर्शक के हमारे सवाल आते हैं कि आपने 17-18 स्टॉक्स की बात की, मैं उतना नहीं खरीद सकता हूँ, तो 2-3 स्टॉक, इसमें से अगर टॉप 3 पिक्स की मैं बात करूँ तो आपकी तरफ से कौन से होंगे? तो हमने मझगांव डॉक की बात की, उसके साथ साथ मैं और एक कंपनी को जोड़ना चाहूंगा जिसका IPO बहुत समय पहले आया था, मेरे ख्याल से मझगांव डॉक से पहले, और ये भी भारतीय नौसेना के लिए बहुत बड़ा काम करती है। और INS विक्रांत, जो हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था, कोचिन शिपयार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। 75% जो पुर्जे लगे थे और जो बनाने के लिए बाकी अन्य कच्चा माल लगा था वो हमारे भारत देश में बना हुआ था, और 25% विदेशी कंपनियों ने माल सप्लाई किया था। एक कंपनी दक्षिण भारत स्थापित केरला राज्य में है, कोचिन में इनका बहुत बड़ा काम चल रहा जी है, सर। डॉक्स जो वगैरह है,
और मेरे ख्याल से एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ी ड्राई डॉक फैसिलिटी जो है वो कोचिन शिपयार्ड के पास है। और इस कंपनी ने भी भारतीय नौसेना के पास तरफ से कुछ ऑर्डर्स लिए हैं। जो कैडेट ट्रेनिंग होती है ना, भारतीय नौसेना के जो कैडेट्स होते हैं, जो नए जी। रिक्रूट होते हैं, उनको ट्रेन करने के लिए कुछ नई शिप्स जी बनाई गौरांग गई है। साहब। तो ये कोचिन शिपयार्ड एक कंपनी है जिस पर मैं बता सकता हूँ, आप खरीदारी कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। जी सर। निजी क्षेत्र की कंपनियां, मिसाल के तौर पर एल&टी और भारत फोर्ज, जी। यहाँ पर भी हमारी खरीदारी की राय है, क्योंकि ये भी कंपनियां डिफेंस क्षेत्र में काम गौरांग करती सर, हैं। थोड़ा समय आज कम है तो निजी क्षेत्र की कंपनियों पे फिर से चर्चा करेंगे और आपको एक स्पेशल शो में फिर हम बुलाएंगे, इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि आपसे जो बात शुरू होती है ना वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। इतनी दिलचस्प बातें आप करते हैं। लेकिन राष्ट्रवादी पोर्टफोलियो में आज के लिए इतना ही। मैं गौरांग सर आपका शुक्रिया, गिरीश सर आपका शुक्रिया। मुझे दी इजाज़त। देखते रहिए 18 स्वदेश।